नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है और आज का दंगल हम बंगाल की सियासत पर करेंगे, क्योंकि बंगाल की सियासत में एक बार फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की एंट्री हो चुकी है। कई सालों से खामोश ईडी ने बंगाल चुनाव के पहले एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और उसके बाद ममता बनर्जी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए सड़क पर उतर गई है। और इस बार निशाना सिर्फ बंगाल सरकार में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर नहीं है, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल एडवाइजर का काम करने वाली आईपैक जैसी संस्था पर भी है, जो संस्था एक जमाने में प्रशांत किशोर चलाते थे और जिस संस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी संस्था ने 2014 के लोकसभा चुनाव में काम किया था। इससे पहले भी बीजेपी के साथ आईपैक काम कर चुकी है। दरअसल मामला शुरू होता है एक कोल स्कैम से, जो 2020 में जिसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था और 2026 में ईडी का दावा है कि इस कोल स्कैम से निकला पैसा हवाला के जरिए आईपैक तक भी पहुंचा हुआ है। इसके लिए आईपैक की संस्थाओं पर भी रेड डाली गई। अब ममता बनर्जी कह रही है कि जानबूझकर चुनाव से पहले बीजेपी के इशारे पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक कार्रवाई कोलकाता और बाकी तमाम जगह पर हो रही है, जिसका संबंध तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ आईपैक से है। अब उसके बाद ईडी का कहना है कि उनके पास सबूत है और इसीलिए इस तरीके की छापेमारी की गई है। लेकिन यह मामला कहां तक जाएगा? क्या अब तक सबसे लो कन्विक्शन रेट मानी जाने वाली ईडी इस बात को साबित कर पाएगी कि इस बार के उनके रेड्स या उनकी छापेमारी ये सचमुच सियासी नहीं है, तो जो उनके इन्वेस्टिगेशन में पाया गया उसके ही आधार पर की गई है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खबर देख लें। करते लूट बोलते झूठ, तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। पश्चिम बंगाल में चुनावी युद्ध गंभीर होता जा रहा है। संकेत ईडी की रेड से लेकर ममता बनर्जी के संग्राम तक दिखते हैं, जहां एक बार फिर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी शुरू की। इसमें कोलकाता में 2 ठिकाने सबसे अहम थे। एक था सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में वाटर साइड बिल्डिंग, जहां आईपैक का दफ्तर था। दूसरा है सेंट्रल कोलकाता में प्रतीक जैन का घर। ईडी के अफसर छापा मार ही रहे थे। ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ मौके पर पहुंच गईं। ममता बनर्जी की गाड़ी सामने की ओर जा रही है। ममता बनर्जी यहां पर पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो संभवतः पीछे के रास्ते से यहां घुसने की कोशिश कर रही है। ईडी के अफसर मौके से क्या सबूत इकट्ठा कर पाए ये तो पता नहीं चला, लेकिन आईपैक के दफ्तर से ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी और सरकार से जुड़ी फाइलों का पूरा जखीरा अपनी कार में रखवा लिया। कुछ फाइलें ममता बनर्जी अपने हाथों में भी रख ली और मीडिया के सामने ईडी की शिकायत करने लगी। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के आइन पहले ईडी की छापेमारी के बहाने सरकार उनकी पार्टी की रणनीति और दस्तावेज लेना चाहती है। और আপনার বাড়িতে যদি তল্লাশি হয় 100 কোটি টাকা পাওয়া যায়। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये छापेमारी उनकी पार्टी के रणनीति और ब्यौरा चुराने के लिए की गई, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक मामला पश्चिम बंगाल के अनूप माझी कोयला तस्करी कांड से जुड़ा है। जांच एजेंसियों को दावा है कि ऐसे सबूत मिले हैं कि कोयला तस्करी के पैसे का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा में हुआ, जहां टीएमसी के लिए काम करने वाली आईपैक को दिया गया। इसी मामले में टीएमसी की सलाहकार एजेंसी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी होती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये छापेमारी सिर्फ चुनाव से पहले उनके आईटी सेल के दफ्तर पर की गई। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah?
that nasty home minister, that naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান। আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, ईयर्स है एंड आईज है। आईपैक राजनीतिक सलाहकार कंपनी है जो पिछले कई साल से चुनाव में टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाती रही है। 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में आईपैक ने टीएमसी के लिए खास रणनीतियां बनाई। चुनावी रणनीति से लेकर नारों और उम्मीदवारों तक आईपैक की भूमिका रही। प्रतीक जैन इस संस्था के प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यूं भी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोले रहती हैं। ऐसे में जब चुनाव के सीजन में ईडी की कार्रवाई हुई तो वही सियासत फिर दिखी, क्योंकि इससे पहले 2019 में ममता बनर्जी ने पॉन्जी स्कीम घोटाले में सीबीआई जांच के लिए बुलाए जाने पर अपने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए धरना दे दिया था। 2021 में ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई ऑफिस पर धरना दे दिया था। और अब 2026 में आइन चुनाव से पहले फिर ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हैं। ये फाइल, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि कोयला घोटाले में कमाए गए अवैध पैसे के तार टीएमसी तक पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में बंगाल में 6 जगह पर, दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली से मुनीश पांडे और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। गाड़ी में डाल चुके हैं और आपको तो अभी इसी वक्त कोलकाता से भी खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन वहां पर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। वहां पर भी हम चलेंगे, हमारे संवाददाता तापस सेन इस वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन इस चर्चा को होना काफी जरूरी है क्योंकि एक बार फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स, उनकी छापेमारी चर्चा में आ चुकी है। 2024 के चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के वक्त या महाराष्ट्र में 2022 के चुनाव के वक्त ईडी की छापेमारी पूरे देश में एक आम बात बन गई थी। इसी बात को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल के भीतर तमाम सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब भी देगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद तौसीफ रहमान, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे और उसके साथ साथ आशुतोष, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सत्येंद्र सिंह, पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। लेकिन 3 सवाल, दरअसल सवाल कई हैं लेकिन 3 सवाल इस चर्चा के लिए मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। जो सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के पीछे चुनावी कनेक्शन, यही आरोप है? क्योंकि इससे पहले भी बंगाल के भीतर ईडी या कोलकाता पुलिस हो, छापेमारी चुनाव के दौरान आम बात हो गई थी। दूसरा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के तार टीएमसी तक जुड़ रहे हैं? क्योंकि आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी और जो आईपैक को पैसा दिया गया वो इस कोयला स्कैम के जरिए दिया गया, यह आरोप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगाया गया है। और तीसरा सवाल, क्या ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम के जांच से जुड़े दस्तावेज छीनना क्या जायज है? क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जांच से जुड़े दस्तावेज छीने, जबकि तृणमूल कांग्रेस कहती है वो उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट थी जिस पर आईपैक काम कर रही थी, क्योंकि उनके आईटी सेल का काम भी उसी दफ्तर से हो रहा था। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस का जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। तपन सेन, हमारे संवाददाता, इस वक्त वहां से मौजूद है। तपन, तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन, ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर उतर आती है और हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने वहां से कागज भी छीने। उनका यह कहना था कि उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट वहां पर थी, उनका आईटी सेल का दफ्तर वहां पर है और वहां पर ये छापेमारी। अब यह प्रदर्शन खत्म हुआ है, आगे तृणमूल कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी देखिए, आज ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड चलते हुए जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंचे, निकलकर जो दलील रखी कि ये एक आईवॉश था, ये पूरा जो रेड असल में जो इनका मकसद था वो था तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी के कागजात है, जो कैंडिडेट, संभावित जो कैंडिडेट
के बारे में आलोचना हो रही है, उनकी जो लिस्ट है उन सूचियों को लेकर चले जाना। लेकिन ममता बनर्जी जाकर उन सूचियों को लेकर आ गई, तो नैरेटिव बहुत साफ हो गया है कि सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो चुनाव से पहले एक्टिव हो जाते हैं। ये हमेशा से तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव रहा है। आज ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि ये नैरेटिव आगे वो ले चलेंगे चुनाव तक। कुछ जगहों पर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है सड़कों पर। ममता बनर्जी ने कहा था कि 4 बजे पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक लेवल पर ये प्रदर्शन दिखाया जाएगा। कोलकाता में भी हर वार्ड में ये प्रदर्शन दिखाया गया। जहां मैं बहु बाजार में खड़ा हूं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईपैक के दफ्तर से, जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही थी। अनुपम, आईपैक के दफ्तर पर रेड की क्या स्थिति है इस वक्त हम कह सकते हैं, और क्या आईपैक से, प्रतीक जैन की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई आपसे बातचीत हुई है? क्योंकि आईपैक एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया करता था। आईपैक के बारे में बताइए, क्या रेड के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? ये देखिए साहिल, इस वक्त मैं आईपैक के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं। ईडी की रेड यहां पर ऑलमोस्ट चल रही है और ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले यहां से निकली हैं। लेकिन ममता बनर्जी वापस यहीं पर आने वाली हैं। जब निकल रही थी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम है, दरअसल गंगासागर मेले का आधिकारिक उद्घाटन होना है आज, तो उस प्रोग्राम, वो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, वहां मैं आपको रोकता हूं क्योंकि आईपैक, अब हम जब बात कर रहे हैं उसी वक्त आईपैक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस तरीके से ये रेड हुई है उसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि रेड के दौरान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई रोकने के लिए ये इस तरीके से हाईकोर्ट के भीतर ईडी पहले ही हाईकोर्ट जा चुकी है, क्योंकि उनका यह कहना है कि उनको कार्रवाई से रोका जा रहा है और उनसे कुछ कागजात छीने गए। अनुपम, क्या जानकारी इसके बारे में? जी देखिए, अब जो आगे की लड़ाई होनी है वो कोर्ट में होनी है। हाई कोर्ट में 2 मामले, एक पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि जिस तरह से रेड हुई है उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, तो आईपैक की ओर से एक मामला किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईडी की तरफ से ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया है, याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि हमारे काम में बाधा पहुंचाई गई है और इसकी सुनवाई कल होनी है। तो अब पूरा का पूरा जो मसला है ये कानूनी पेचीदगियों में उलझने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट में ही अब पूरे मामले की सुनवाई होगी। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सवाल हैं। ममता बनर्जी किस तरह से अंदर घुस सकती हैं कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी में? इससे पहले भी ममता बनर्जी पहुंची हैं। सीबीआई जब टीएमसी नेताओं को लेकर गई थी तब भी वहां पहुंची थी ममता बनर्जी। लेकिन ये पहला मौका है जब ईडी की रेड या किसी भी सरकारी संस्था की रेड से फाइल लेकर बाहर आ जाना। वो सुबह जब उस प्रतीक जैन के घर में रेड हुई तब वहां से एक हरे रंग की फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली, और जब प्रतीक जैन के दफ्तर में रेड हुई तो ममता बनर्जी के घुसने के 10 से 15 मिनट बाद ही कुछ फाइलें लेकर उनके लोग निकले। तो ये पहला मामला है इस तरह का। खुद मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आई, जैसे ही उन्हें पता चला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सड़क पर उतरी है, रेड्स कर रही है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल वैंडेटा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो कागजात जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम मिश्रा और तपन सेन हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर अजय आलोक, हम क्यों माने कि ये पॉलिटिकल रेड नहीं है? क्योंकि इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम आपको दे सकते हैं कि चुनाव से पहले तमाम विरोधी दलों के नेताओं पर रेड्स इससे पहले भी किए गए, और बंगाल में खास करके 2022, 2023, 2024 हर वक्त ये बातें हुई। देखिए, रेड तो पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको इंटेंशनली पॉलिटिकल रेड बना दिया है। ये केस कोई आज का तो नहीं है, 2021 से ये केस चल रहा है। ये मांझी साहब जो है, कोल सिंडिकेट के माफिया दी ग्रेट, इनके तत्वाधान में बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ईस्टर्न कोल माइंस के लीज के दिए हुए जितने थे उसमें इलीगल एक्सकवेशन, इलीगल माइनिंग के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके एविडेंस हैं क्लियर कट। तो ये कोई नया रेड तो नहीं है। इसी केस के सिलसिले में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है, सीबीआई कर चुकी है। और ये केस सिर्फ सीबीआई नहीं कर रही है, सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है। ईडी तब इन्वॉल्व हुई जब मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई कि गोवा के इलेक्शन में और बाकी सब जगह पे इसमें पैसे हैं। तो ये जो ममता दीदी जिन्होंने आज किया है, ये वो सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि ममता दीदी को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स पता नहीं है और उनको ये नहीं पता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में आप दखल कर रही हैं, उनसे कागजात छीन के आप बाहर ले जा रही हैं और आप अपने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ। तो वो जानती हैं कि इसका रिपरकशन क्या है।
वो जानती हैं कि इस सब हरकतों से प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और इसे ही वो नाखून कटवा के शहीद बनना चाहती हैं। और राइटली सो, स्ट्रेट अवे हाईकोर्ट मूव कर गई है ईडी, और उसके पीछे पीछे आईपैक भी मूव की है। आज तक कभी आपने सुना है कि जिसपे रेड हो रही है वो हाईकोर्ट में जाएगा कि हमारी रेड रुकवा दो? ये ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ पावर है। लॉलेसनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। पहले भी सीबीआई के अधिकारियों को ही घेर चुकी है। नहीं, पहले भी सीबीआई के अधिकारियों को घेर चुकी है। ये हैबिचुअल उस पर तो हम तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, लेकिन जरा मुझे टाइमिंग को लेकर बताइएगा। इसी तमाम टाइमिंग, खास करके इस पर्टिकुलर केस में देखिए 2020 का ये मामला है। 6 साल के बाद एजेंसीज को पता चलता है कि इसका पैसा हवाला के जरिए आईपैक को दिया गया, जो आईपैक पिछले 6-7 साल से तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। वो उनको 6 साल के बाद पता चल रहा है। खैर, वो बात अलग है, जांच में बातें कभी भी पता चल सकती है। लेकिन बराबर विधानसभा चुनाव के पहले अभिषेक बैनर्जी को लपेटे में लिया जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले उनकी पत्नी को लपेटे में लिया जाता है। जाहिर सी बात है, उसको लेकर सवाल पूछना लाजमी है। तृणमूल कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि अब विधानसभा चुनाव दोबारा आ गए, अब आप आईपैक का एंगल उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, आप साहिल, आपकी हिंदी थोड़ी मुंबई वाली है, इसलिए आप बोल रहे हैं लपेटे में लिया जाता है, या इंटेंशनली बोल रहे हैं? लपेटे में लेने का मतलब होता है कि हम इंटेंशनली किसी को फंसाया जाए। तृणमूल कांग्रेस बोल रही है, आप एविडेंस है चोरी। तृणमूल कांग्रेस बोल रही है। लपेटे में लेने का क्या मतलब होता है? तो वही कह रहे हो, तो लपेटे में लेने तृणमूल कांग्रेस के क्या मंत्री पकड़ाए नहीं है चोरी के पैसों के साथ, करोड़ों रुपए के साथ? शारदा नारदास क्या में पकड़ाए नहीं है? अरे मुर्गे की जान यहां फंसी हुई है, राक्षस की जान मुर्गे में अटकी है। मुर्गा है आईपैक। आप बेचैनी सोचिए, कहती है कि हमारे आईटी सेल के दफ्तर में, आईपैक का दफ्तर इनका आईटी सेल का दफ्तर है। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, प्रतीक जैन का घर इनका कौन सा आईटी सेल का दफ्तर है जो वहां भी पहुंच गई? एजेंसियां अपना काम नहीं करें चुनाव के डर से। सीधा ईडी का स्टेटमेंट है, इट हैज नथिंग टू रिलेट विद इलेक्शन। ये ऑनगोइंग केस की इन्वेस्टिगेशन है और उसी के तहत ये छापेमारी की जा रही है। आप फाइल कैसे ले सकते हैं भाई ईडी से? ऐसे लॉलेसनेस करने लगे हर स्टेट, तब तो हो गया, फिर बंद कर दीजिए। हर स्टेट को इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाना चाहिए कि कोई दूसरी एजेंसी आगे काम ही नहीं कर सकती। पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही है वो। नाखून कटा के शहीद होने की बात है। आज तो इसी की बात लगा के प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए। ना कोई गिरफ्तारी है ना कुछ है। इतने जल्दी आपको इसमें राजनीतिक एंगल क्यों दिख रहा है? नंबर 1। नंबर 2, जो आरोप लगाया जा रहा है कि रेड के दौरान जाकर मुख्यमंत्री वहां पर से फाइल लेकर निकल जाती है, यह आज तक कभी किसी ने नहीं सुना। क्यों? नमस्कार साहिल जी। और आपने तो मेरा काम आसान कर दिया साहिल भाई। मैं आपके ऊपर बिल्कुल ये तोहमत नहीं लगाऊंगा कि आपने मेरा काम आसान कर दिया। सही बात है, तृणमूल कांग्रेस कह रही थी। और अजय भाई, पता नहीं अजय भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? काम ईडी कर रहा है, बीजेपी नाराज हो रही है। ईडी को स्टेटमेंट देना चाहिए था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ईडी को क्लियरली आके कुछ ना कुछ तो सामने आके बोलना चाहिए था ना। ईडी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था सामने आके। मगर आप देखिए, ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया साहिल भाई। बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, वो स्टेटमेंट जारी करके कह रहे हैं कि क्यों ईडी वहां गई थी, ईडी को ऐसे नहीं रोकना चाहिए था। ईडी कोई गोद पीता हुआ बच्चा है साहिल भाई 9 महीने का, कि उसको अभी भी लैक्टोजिन 1, 2 या पॉरेज खिलाना है उसको? ईडी अपना काम कर रहा है तो करने दीजिए। बीजेपी को इतनी क्या तकलीफ हो चुकी है कि आईपैक के ऑफिस पे कब जाना है, या आईपैक हमारा आईटी ऑफिस है कि नहीं, या आईपैक के ऑफिस चोरों की तरह 6 बजे घुसना है, या लाउडेन स्ट्रीट जाना है, कब कैसे करना है? साहिल भाई, हमारा तो एक सिंपल सा मानना है, जो तो ही करो हमला आबार जीत बे बांग्ला। आपको जितना हमला करना कर दीजिए। आज तो ये साबित हो गया है का ट्वीट है। कल सुनिए टोकिए मत मैंने आपको नहीं टोका। स्टेटमेंट है तौसीफ भाई, टोकिए मत अजय भाई प्लीज। ये ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। खराब मत करिए चैट प्लीज। अरे ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप कह रहे हो ईडी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ये ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पता करके आइए ना। अरे क्यों बुरा लग रहा है? कैसे बोल दिया आपने ईडी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है? आप ईडी से हैं, आप ईडी का पास क्यों लेते हैं? अरे आप ईडी से हैं, बता रहा हूं आपको। आप ईडी से हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, आप ईडी के साथ काम करते हैं? बता रहा हूं। देन डोंट स्पीक इन बिटवीन, डोंट स्पीक इन बिटवीन। ये ईडी का स्टेटमेंट है। मैं ईडी को अटैक कर रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? रुकिए ना। अरे आप लोग इलेक्शन कमीशन का बुरा मान जाते हैं, ईडी का बुरा मान जाते हैं। खरीद लिया आपने ईडी को। अब मेरी बात सुनिए, जब ईडी इंटर कर रही है, साहिल भाई मुझे आप ये बताइए, 6 साल पुराना केस है, प्रतीक जैन को एक शो कॉज नोटिस नहीं किया, प्रतीक जैन को निजाम पैलेस नहीं बुलाया गया बातचीत करने के लिए? क्योंकि ईडी तो इलेक्शन से पहले हमेशा ऐसे ही करती है। जैसे पंचायत इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शन हो, आप ईडी को देखिएगा निजाम पैलेस में ये उड़ती चिड़िया का पर गिनते हैं।
5, 10, 15, 100 को बुलाते हैं, बातचीत करते, छोड़ देते हैं। ये उनका वही काम है। और ईडी इतनी नकारा हो चुकी है कि कब से इतने बड़े अपराध को अपने गोद में पाल रही थी, अब तक एक्सपोज नहीं कर पाई। नहीं, चलिए मैं आप आपको मुझे बताइए टोकता ना। हूं, मैं आपको टोकता हूं। इन्फोर्समेंट नहीं, सुनिए तो पहले ये बात क्लैरिफाई कर ले, पहले एक बात क्लैरिफाई कर ले, क्योंकि उसको लेकर तमाम सवाल पूछना बाकी है। 3:20 पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये ट्वीट करके कहा है कि ईडी हेडक्वार्टर्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि यूनिट इज कंडक्टिंग सर्च एक्शंस एट 10 प्रीमाइसेस, 6 इन वेस्ट बंगाल, 4 दिल्ली के भीतर, अंडर पीएमएलए के कनेक्शन के दौरान अनूप मेजी यूज टू स्टील एंड इलीगली एक्सकेवेट कोल, वो पूरी केस उन्होंने वहां पर बताई है। उसके बाद उन्होंने यहां पर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विथ पुलिस पर्सनल वहां पर घुसती है और उसके बाद फिजिकली वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकल जाती है 2 प्रीमाइसेस से। इट इज क्लैरिफाइड दैट द सर्च ऑपरेशन इज एविडेंस बेस्ड and is not targeted at any political establishment. Enforcement Director ने ये ट्वीट करके कहा है। आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर चाहिए, बताइए। थैंक यू सो मच साहिल भाई, मैं पूरी इंग्लिश समझ सकता हूं। आपने जो भी इंग्लिश में कहा, आई एम वेल वर्स्ड, वेल रेड, और मैं समझ चुका हूं आपने क्या कहा है। अब ये तो था ईडी की बात। अब आप आइए, एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जहां जहां छापा मारना था आपने मारा, आपने 10 जगह मारा, आपने 4 दिल्ली पे मारा, 6 मारा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट आईपैक इज आवर आईटी ऑफिस। आप इसको भी मान लीजिए। अगर ईडी नहीं मानती है तो ईडी का प्रॉब्लम है। कोर्ट गए ना हम कोर्ट में बात कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि ममता बंदोपाध्याय ने वहां से फाइल लिया कि नहीं। भैया, हमने अपना फाइल लिया है। वी हैव टेकन आवर कैंडिडेट्स नेम, जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स थे हमने वो नाम लिया है। हमारा एसआईआर का बहुत सारा चीज था, डॉक्यूमेंट था, हमने वो उठाया है। और हमारे जितने भी स्ट्रैटेजीज थे जो इलेक्शन में लड़ना है, हमने वो लिया है। अब अगर आप हमारा स्ट्रैटेजी तो चोरी कर लेंगे, मुझे समझ में आ रहा है। ईडी वहां पर हमारा स्ट्रैटेजी चोरी करने के लिए गया था, हमारा दिमाग चोरी नहीं कर सकते। जो बंगाल का जो आशीर्वाद है वो चोरी नहीं कर सकेंगे। तो वही बात है ना, एक कहावत है सर कि बड़े देर हो गए मेहमान आते आते। शायद मैं सही कह रहा हूं, गलत के मुझे नहीं पता। हमें तो पता था ये ईडी वाले अब ये आना जाना तो शुरू करेंगे। वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। लेट्स सी व्हाट द कोर्ट ऑर्डर। अजय आलोक जी, एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करिए ना जो करना है। आप हमें चोर बोलिए, आप बंगालियों को गाली दीजिए। इंतजार कर रहे थे कि ईडी की रेड कब होती है। कहीं ना कहीं आरोप लगाने की कोशिश ये है कि जब चुनाव आते हैं तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स और कार्रवाइयां शुरू हो जाती है। देखिए, ये बड़ा टाइमिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 2020 में सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। अभिषेक बैनर्जी बेनिफिशियरी के तौर पर 2021 में पश्चिम बंगाल के असेंबली चुनाव के पहले उनका नाम उसमें डाला जाता है। सीबीआई का सर्च होता है दिसंबर 2023 में, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अभिषेक बैनर्जी के घर पे। अब नया ईडी का एक्शन होता है बंगाल के भीतर, असेंबली चुनाव होने वाले उससे पहले। अब अगर किसी ने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए तो उसमें आपको सफाई तो देनी पड़ेगी, या ईडी को देनी पड़ेगी कम से कम। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही ईडी को। इस देश की एजेंसियां अपना काम करती हैं। चोरों को लिए उनको नोटिस देकर चोरों के पास नहीं जाया जाता, जो ये कह रहे हैं कि प्रतीक बैनर्जी को नोटिस नहीं दिया। चोरी का माल पकड़ने के लिए अगर पुलिस कहीं जाती है या सेंट्रल एजेंसी जाती है तो उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये ओपन एंड शट केस है, ये ओपन एंड शट केस है। क्यों भाग रही है? अगर इतनी बेचैनी नहीं थी तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री फाइल लेके भाग जाएंगी। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी सेंट्रल एजेंसी के काम में दखल लेके फाइल लेके भाग जाएंगी? एनआरकी है क्या? ईडी के वहां पर दूध पी रहा था बैठ के। बांग्लादेश समझा हुआ इसको। मुख्यमंत्री का जाना जरूरी था। कल आपको हाईकोर्ट अच्छे से आईना तौसीफ भाई, मुख्यमंत्री का जाना जरूरी था। केंद्रीय एजेंसी के काम में मुख्यमंत्री जाकर वहां से फाइल लेकर आती है जब ऑनगोइंग रेड चल रही है। तब आप बताइए ये सही था कि नहीं था? क्योंकि कलकत्ता पुलिस भी कार्रवाई कर चुकी है। शुभेंदु अधिकारी के घर पर रेड होती है लोकसभा चुनाव के पहले। आप लोग कह ही रहे हैं कि भाई हम लोग भी कार्रवाई करेंगे अब इस तरीके से। साहिल भाई, जब आप 10 बार क्या मुझसे आप 100 बार पूछिए, मैं कहूंगा बिल्कुल सही था, उन्होंने सही किया। और कोर्ट इसमें अंतराष्ट्र करेगा, कोर्ट इसमें ऑब्जेक्ट करेगा कि सही था कि गलत का। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, एज ए तृणमूल कांग्रेस के कर्मी के हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल सही किया। हमें हक है अपना डॉक्यूमेंट्स वहां से उठाने का, अपने सारे स्ट्रैटेजीज वहां पर उठाने का। कोई चोर वहां से चोरी करने के लिए आएगा, हमारा आइडिया, हमारे कैंडिडेट्स के नाम, और हम वहां पर हाथ अरे अच्छा, मुझे आप ये बताइए ना, ईडी वहां पर दूध पी जाता बैठ के, ईडी रोक लेता? ईडी ने क्यों नहीं रोका? बिकॉज ईडी की इंटेंशन कुछ और थी। ईडी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस रेड। ईडी बिल्कुल तैयार ही नहीं था। ईडी को नींद से जगाकर बोला गया आज आईपैक चले जाए।
श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता है जो केंद्रीय एजेंसीज को कवर करती है। श्रेया चैटर्जी, 6 साल के बाद ईडी की रेड होती है। ईडी का आरोप लगता है कि जो 6 साल पहले मामला हुआ था, जो सीबीआई का केस है, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हवाला के जरिए 6 साल के बाद वो कह रहे हैं कि आईपैक को गया हुआ है। ये रीसेंट डेवलपमेंट है या अभी अभी उनको पता चल रहा है? देखिए बिल्कुल साहिल, जो स्टेटमेंट ईडी के द्वारा जारी की गई है उस स्टेटमेंट में ये साफ कहा जा रहा है कि 8 जनवरी 2026 को भी एक रेड की गई थी, एक सर्चेस किए गए थे ईडी द्वारा। उस सर्चेस में ये पता लगा है कि कुछ हवाला ऑपरेटर्स ने कैसे लेयरिंग के माध्यम से कुछ एंटिटीज को ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो कोलफिल्ड स्कैम के थे वो पहुंचाया है, और उसमें से एक एंटिटी का जो डिटेल उनको मिला है वो आईपैक है। स्टेटमेंट में ईडी ने ये साफ किया है कि कई करोड़ों रुपए, टेंस ऑफ करोड़ की बात की जा रही है, जितना अमाउंट इस हवाला के जरिए रीराउट करके आईपैक तक पहुंचा है। और इसी सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स और अन्य इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढने के लिए ईडी आईपैक के तमाम ऑफिसेज में पहुंची, ना कि सिर्फ बंगाल के ऑफिस या फिर प्रतीक जैन जो उनके को फाउंडर और डायरेक्टर है उनके ऑफिस में रेड हुई थी। और ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रही है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर पुलिस की मदद से वहां पर पहुंची, जो ईडी आरोप लगा रही है, ट्वीट करके बता रही है, उसको लेकर क्या कह रहे? वो तो कोर्ट चली गई है, अब उसको लेकर क्या होगा? देखिए ईडी की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि ये जो ममता बनर्जी का पहुंचना है ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क है, सेंट्रल एजेंसी को रोका गया है काम के बीच, और जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट वो भी वहां से ले आया गया है। तो सत्येंद्र सिंह हमारे साथ में है, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर है ईडी के। सत्येंद्र जी, आपने सुना, पूरी बहस आप सुन रहे हैं, और ईडी के कन्विक्शन रेट को लेकर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भर में 193 केसेस रजिस्टर्ड हुए, 2 का कन्विक्शन है, उसमें लंबी लिस्ट है, उसको लेकर तो मैं जाऊंगा। लेकिन बार बार जब भी ईडी की रेड होती है, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात भी उसके साथ में की जाती है। 6 साल के बाद इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन, पूरे इन्वेस्टिगेशन में पीएमएलए के तहत सजा है 7 साल की। इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा चलता है, क्या सचमुच में इतना वक्त लगता है? जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं आशुतोष के पास चलूंगा। साहिल जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पहला जवाब कि क्या इतना समय क्यों लगता है, 7 साल। सबसे पहले कन्विक्शन रेट की बात करूंगा। मैं माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान में जितनी एजेंसीज है उनमें हाईएस्ट कन्विक्शन रेट ईडी का है 97%, सीबीआई का सिर्फ 72% है। इस पे कभी अलग से बात कर लेंगे। दूसरा कि समय क्यों लगा, क्या ईडी जरा तो ये भी बता दीजिएगा, वो 97% का जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ चार्जशीटेड केसेस का है या कौन से केसेस का है, वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि डेटा मेरे पास जो है वो कुछ और कह रहा है। मैं बताना पॉलिटिकल कन्विक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। कन्विक्शन की रेट कहां से आएगी? जब अदालत में फैसला हो जाएगा, अदालत जब जजमेंट दे देगी, या तो एक्विट करेगी या सजा सुनाएगी। कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ वहीं से ली जा सकती है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको ट्विस्ट करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपने कहा 6 साल पहले जांच कौन कर रहा था? सीबीआई। चलिए ईडी ने शुरू की, तो क्या ईडी एक ही केस कर रही है? ईडी में कितने ऑफिसर्स आपको पता है? ईडी की टोटल स्ट्रेंथ है 2300 ऑल ओवर इंडिया। ईडी तो सत्येंद्र जी, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मुंबई पुलिस मामला रजिस्टर करती है, मामला रजिस्टर करती है केस में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो केस रजिस्टर होने के, मुंबई पुलिस के एक्शन के पहले ही ईडी जाकर नवाब मलिक की गिरफ्तारी कर लेती है, केस रजिस्टर होने के 15 दिन के भीतर। जी आप जरा मुझे बताइए। देखिए नवाब, मैं एक इंडिविजुअल केस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अलग अलग केस, जनरली एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है जो आपने कहा है। रूटीन में अब आप जो आज बात हो रही है, ये हो रही है आईपैक के ऑफिस तक पहुंचने की। ये जो भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ आईपैक के अगेंस्ट में नहीं हुआ, जितना मुझे भी बाहरी जानकारी है, डॉक्यूमेंट से मेरा को कोई नहीं है, कि कोलफील्ड के अंदर इलीगल माइनिंग हुई, उसका पैसा चोरी हुआ, उससे क्राइम, प्रोसीड ऑफ क्राइम हुई जनरेट। अब जब प्रोसीड ऑफ क्राइम को फॉलो किया गया, ठीक है, कि कहां गई है, तो उसको ढूंढने में टाइम लगता है। अब जाके इन तक पहुंचे, हो सकता है इसके बाद आगे भी पहुंचे। ठीक है, ये बात तो सही है, और इसीलिए पीएमएलए के कानून को सख्त बनाने की कोशिश पी चिदम्बरम की तरफ से की गई थी, और वो इसीलिए की गई थी क्योंकि आर्थिक
इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसकी जांच करना ये बड़ी टेढ़ी खीर साबित होता है कई बार, और इसके लिए इतने सारे अधिकार भी दिए गए थे। सत्येंद्र जी दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन यहां पर बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के तरफ से जो बयान आ रहा है, लेफ्ट पार्टीज की तरफ से जो बयान आ रहा है, मीता चक्रवर्ती आप हमारे साथ में हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई ये सही कार्रवाई की जा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कलकत्ता के भीतर। नमस्कार शाहिल जी। देखिए, ये चुनाव का वक्त है। अभी ईडी सीबीआई इतने दिन हाइबरनेशन में थे, चुनाव के पहले वो एक्टिव हो जाते हैं, और बंगाल के लोग की सर्कस इनको बाखूबी मालूम है कि क्या सर्कस हो रहा है और क्या बाइनरी ऑप्टिक्स को सेट किया जा रहा है। ये क्या सच नहीं कि 1 अप्रैल 2014 से लेके 30 नवंबर 2025 तक पीएमएलए एक्ट के अंडर 6,444 केसेस हैड बीन रजिस्टर्ड बाय ईडी। कन्विक्शन हुआ है सिर्फ 120 केसेस में, मतलब कन्विक्शन का रेट जो है वो 1.89% के आसपास है। ये क्या सच नहीं है कि 2015 नहीं, लेकिन आप तो कलकत्ता की कार्रवाई को सही ठहरा रही है ना। आपकी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां दोनों जो अलायंस में वो कह रही है कि जो आईपैक पे कार्रवाई हो रही है आज की स्थिति में कोयला स्कैम को लेकर वो सही है, ये कहा जा रहा है। बताइए उसके बारे में, इस केस के बारे में बताइए, आपको ये कार्रवाई सही लग रही है जो कोयला स्कैम में हो रही है? मैं उस पॉइंट में आती हूँ कि वो नारोदा शारोदा स्कैम हो या टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, सारे सबूत रहते हुए भी ईडी आज तक कोई कन्विक्शन क्यों नहीं कर पाया? 10 साल से ईडी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नारोदा स्कैम में, जहां पर वीडियोग्राफिक एविडेंस है कि टीएमसी लीडर्स ब्राइब ले रहा है। तो मेरा सवाल तो सिर्फ ये है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को एक पॉलिटिकल टूल ऑफ नेगोशिएशन की तरह यूज करते हैं। उनका ये फाइट अगेंस्ट करप्शन जो है वो नॉन सीरियस है, वो सिर्फ धमकाने के लिए, डराने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए ईडी को सिर्फ एक हथियार की तरह वो इस्तेमाल करते। अगर नहीं करते तो ईडी का कन्विक्शन रेट 1.89% नहीं होता। अगर नहीं करते तो ईडी में आज जो क्या कोल स्कैम को लेकर चल रही कार्रवाई सही है या गलत है? क्या कोल स्कैम को लेकर जो कार्रवाई चल रही है वो सही है या गलत है? मीता जी, स्पेसिफिक सवाल है मेरा। बाकी ईडी को लेकर हम बहस कर ही रहे हैं, लेकिन क्या जो स्पेसिफिक कार्रवाई आज इस वक्त हम कोलकाता में देख रहे हैं वो सही है क्या? देखिए, कार्रवाई सही है, कार्रवाई सही है। देखिए, मोहम्मद सलीम लेफ्ट पार्टी के नेता है, सीपीएम के नेता है, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। आशुतोष, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सही कार्रवाई हो रही है, तो फिर बीजेपी को गाली देने का क्या मतलब है तृणमूल कांग्रेस का? जरा मोहम्मद सलीम जो कह रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं। ये आज देखा गया ममता बनर्जी रेड के वक्त में जिस तरह से वो प्रतीक जैन के घर में गई, बाद में सेक्टर 5 के दफ्तर में गई। वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट पर्सन है। इससे पहले ममता बनर्जी जब गुंडा लफंगा पकड़ा गया था, मुख्यमंत्री भवानीपुर थाना में जाकर के छुड़ा ले आए थे। अभया कांड में आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर को भेज करके तमाम दस्तावेज को नष्ट किए थे। इसी तरह से राजीव कुमार को इस्तेमाल करके जब वो विधाननगर के कमिश्नरेट थे तो चीट फंड का शारदा नारदा जो चीट फंड का मामला था उसका जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको हटाया गया। और जब राजीव कुमार को रेड किया गया पुलिस कमिश्नर रहते हुए पुलिस कमिश्नर दफ्तर में, तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। कानून कोई एजेंसी अगर जांच करती है, उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थो चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहां जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहां पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। और वो करने के लिए वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, विधाननगर कमिश्नरेट सबका इस्तेमाल किए, डीजीपी पुलिस का इस्तेमाल किए। आप कोई जांच सरकारी कामकाज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। क्या सही क्या गलत आशुतोष, क्या सही क्या गलत? देखिए, लेफ्ट पार्टियां कह रही है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और ममता बनर्जी ने किया वो गलत किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद कह चुकी है कि मैं भी पुलिस का इस्तेमाल करूंगी। पिछले साल शुवेंदु अधिकारी के घर पे भी रेड हुई थी। एजेंसी का इस्तेमाल जो भी सत्ता में है वो करता है। तीन चीजें हैं साहिल। पहली बात तो लेफ्ट फ्रंट जो है वहां पे वहां ममता बनर्जी की विरोधी पार्टी, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे किसी भी जो कार्रवाई होगी उसका समर्थन करेगी और ममता बनर्जी पर हमला करेगी। तो उसमें मुझे किसी तरीके के कोई आश्चर्य नहीं, किसी तरीके की हैरानी नहीं है। दूसरी बात इस पूरे मसले पर यह है कि क्या इसमें प्रतीक जैन एक्यूज्ड है या विटनेस है? मेरी जानकारी में नहीं कि एक्यूज्ड है या विटनेस है। और क्या उनको नोटिस देके बुलाया नहीं जा सकता था?
नोटिस देकर बुलाया जा सकता था। अगर वो इंट्रोगेशन उनके साथ होता, अगर वो उसमें कोऑपरेट नहीं करते तो बात अलग होती। मुझे नहीं मालूम इसमें क्या उनको बट ये तो कई बार देखा गया है कि ईडी ने रेड किया और उसके बाद उनको नोटिस देकर बुलाया गया और गिरफ्तार किया गया। ये भी कई बार हो चुका है। महाराष्ट्र में तो हमने कई केसेस देखे हुए हैं। शुरुआत तो यहीं से हुई है। मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट देख रहा हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि 1 जनवरी 2025 तक सिर्फ 0.1% का कन्विक्शन रेट है ईडी का। 5,892 केसेस फाइल्ड किए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और उसमें भी जो पंकज चौधरी जो सकेत गोखले ने सवाल पूछा था, तो पंकज चौधरी ने जो उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस थे, उन्होंने जवाब दिया था कि 8 केसेस में सिर्फ 15 लोगों को ही अभी तक कन्विक्ट किया जा पाया है। यह भी एक डेटा है जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। चौथी बात क्या है कि आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर लिया गया, 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 2014 से लेके अभी तक, जब से 2021 में शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, ना तो शारदा केस में उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है और ना ही नारदा केस में तो, नारद केस में तो बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में उनके समित मंडल का भी वही हाल है। तो क्या ईडी ने, डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए, क्या ईडी ने 2021 के बाद शुभेंदु अधिकारी पर कोई छापा मारा? क्या उनको अरेस्ट किया? क्या उनको इंटरोगेट किया? क्या पूछताछ की या नहीं पूछताछ की? ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक सुनिए आशुतोष जी, हो गया, सुनिए। आशुतोष जी, अपनी कंटिन्यूअस बीजेपी से घृणा और नफरत के कारण सेंट्रल एजेंसीज को बलि का बकरा मत बनाइए। आपसे बहुत एक सिंपल सवाल पूछा गया था कि क्या ममता बनर्जी को किसी सेंट्रल एजेंसी के कार्यक्षेत्र में दखल देना चाहिए, हाँ या ना? आप बहुत प्यार से उसको डक कर गए क्योंकि आपको जवाब नहीं देना था। आप ले गए डेटा पे, ईडी ने कितने कन्विक्शन किए, नहीं किए, वो नहीं किए, ये नहीं किया, ऐसे किया तो इसको छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिया। ये सब दाएं बाएं बीट अराउंड द बुश मत कीजिए। क्या ममता बनर्जी ने संवैधानिक काम किया है, हाँ या ना? हिम्मत है तो सच बोलिए जरा। हाँ, देखते हैं आपकी इंटीग्रिटी कितनी है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी संवैधानिक काम किया। अगर ईडी ने, देखिए कानून ये कहता है किसी भी तरीके से सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती। क्या ईडी ममता बनर्जी को आज देर शाम तक अरेस्ट करेगी? एग्जैक्टली, यहाँ पर तो सेटिंग हो जाता है ना। क्या ईडी गिरफ्तार करेगी ममता बनर्जी को आज? ईडी ऑलरेडी हाईकोर्ट, एक मिनट सुनिए, आप जो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहिए। एक मिनट, बिल्कुल आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, आज ममता बनर्जी अपने पूरे पुलिस अधिकारी और फोर्स के साथ गई थी ईडी के काम रोकने के लिए, तभी ईडी हाईकोर्ट गई है। आपको क्या लगता है कि ईडी जाएगी गिरफ्तार करने? हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं इसमें। ये नाखून कटा के शहीद, और क्या आपको लगता है? और आपको क्या लगता है? हाईकोर्ट जाने की अजय आलोक की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए ना। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ममता बनर्जी से घृणा में आके आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जरा दोनों को शांत करिए। तौसीफ रहमान, क्या यह बात सही है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पर कलकत्ता पुलिस को लेकर गई, क्या ये कार्रवाई को भी आप समर्थन दे सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि आपका आरोप है कि ईडी का पॉलिटिकल वैंडेटा है, लेकिन क्या ये बात सही है, ये ठीक है? साहिल भाई, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, मैं इसकी भी जवाब दे रहा हूं आपको। 1 घंटा पहले कोलकाता पुलिस ने, वेस्ट बंगाल पुलिस ने ईडी के ऊपर एफआईआर भी किया है, और शाम तक हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का अरेस्ट हो, तो मैं कह रहा हूं आपको हो सकता है कि ईडी ऑफिशियल जो बिना कोई ऐसे जो एवज में, जो आईपैक के ऑफिस, हमारी आईटी ऑफिस जो थी, जो लाउडन स्ट्रीट में, वो एंटर किए। आप ईडी के दफ्तर पर, ईडी के ऑफिसर्स पर एफआईआर दर्ज किया गया है, अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं। और प्रतीक जैन ने, दरअसल जो आईपैक के प्रमुख हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है ईडी के खिलाफ और उन पर आरोप लगाया हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चोरी उन्होंने की है। ये मैंने कभी सुना नहीं था कि रेड करने वाली एजेंसी के ऊपर इस तरीके से मामला दर्ज किया गया है। ये कभी नहीं सुना था। आप मुझे ये बताइए कि हमारा राइट होता है कि नहीं कि हम अपने आप को कवर अप करें कि नहीं? आप हमें ये बताइए। ममता बनर्जी चाहती हैं कि हमारा राइट होता है कि नहीं हम अपने लिए फाइट करें, लगा दे, और ये नाखून कटा के शहीद बनना चाहती हैं। नहीं,
चक्कर में केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा और ये सहानुभूति बटोर ये सोच प्लान स्ट्रैटेजी फिर लगाइए। मैं फिर अजय आलोक से सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट आशुतोष कुछ कह रहे हैं। आशुतोष जल्दी से साहिल मैं फिर ये बात कर रहा हूं, बाकी सबको शांत करिए। आशुतोष बात देखा है कि ममता बनर्जी कुछ फाइल लेके निकली है, तो क्या ईडी प्राइमा फेसाई ममता बनर्जी को आज देर शाम के पहले अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी? हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं इसमें। हाईकोर्ट जाने का मतलब यह है कि आप मामले को टालना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अरेस्ट डॉक्टर आलोक, क्या कार्रवाई होगी? डॉक्टर अजय आलोक, मुख्यमंत्री को एक मिनट, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के पहले और मुख्यमंत्री पे केस फाइल करने के पहले गवर्नर की परमिशन ली जाती है। आशुतोष इतना तो पता होना चाहिए। ले लीजिए परमिशन। ईडी शाम को अरेस्ट करेगी कि नहीं? तो परमिशन ले लीजिए ना, ऐसी बना के बोल देते हैं कुछ भी आप लोग। अरे भाई गवर्नर के पास चले जाइए। कितना सीवियर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो गया है। नहीं, सेंट्रल एजेंसी को एक मुख्यमंत्री रोक रही है। कानून की नजर में सब बराबर है भाई। फोर्स को ले जाके कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे चपरासी हो चाहे कानून की नजर में बराबर है, इसीलिए कानून की नजर सब बराबर होते हैं। समझी इसका मतलब ये है कि इसको आप मुद्दा बनाना चाहते हैं। होने की जरूरत नहीं है। मुद्दा बनाना चलेगी सर। आपकी दिलचस्पी मैं पूरे पैनल को कहना चाहता हूं, ईडी की कार्रवाई को लेकर डॉक्टर अजय आलोक, मुझे आखिर में एक बात का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपकी कार्रवाई सही मानने के लिए तैयार हूं और जब होगा तब होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको बताना पड़ेगा कि हम जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई है उनके साथ मिलकर कुछ भी सरकार नहीं बनाएंगे, उनको हमारे पार्टी में नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में हम क्या देख रहे हैं, ये भी वादा कर दीजिएगा। अजीत पवार साथ में बैठे हुए हैं, बाकी लोग साथ में बैठे हुए हैं, चुनाव के वक्त उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई किसी पे हो, एक मिनट, ईडी की साहिल, ईडी की कार्रवाई या सीबीआई की कार्रवाई और राजनीतिक रिश्ते दो अलग अलग डायमेंशन हैं। दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये कभी नहीं होता ऐसा। ईडी की कार्रवाई या राजनीतिक रिश्ते और राजनीतिक संबंध अलग चीज होते हैं। यहां पे सिंपल बात है कि आप संविधान खटाखट संविधान करते रहते हैं। क्या ये संविधान का उल्लंघन? मैं दो चीजें सामने रखना चाहता हूं। जो आज कलकत्ता में हुआ है उसके पीछे की बातें भी देखनी चाहिए, लेकिन जो कलकत्ता में हुआ पहली बार हुआ है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री पुलिस के साथ में, लोकल पुलिस के साथ वहां पर पहुंचती है और रेड के दौरान कुछ कागजात निकालकर वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ इतिहास दिखाता है कि किस तरीके से चुनाव के वक्त इस तरीके की कार्रवाई हुई है। सुनील श्रीवास्तव हेमंत सोरेन के एड थे। 9 नवंबर 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त कार्रवाई होती है। रविंद्र वाइकर उद्धव ठाकरे गुट पे थे, अब शिव शिंदे गुट पे चले गए। लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी 2024 में कार्रवाई होती है। मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड के मंत्री थे, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव के पहले कार्रवाई होती है। अजीत पवार 2023 में कार्रवाई होती है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। लंबी लिस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि जब अगर कोई केंद्रीय एजेंसी काम करती है तब राज्य की यंत्रणा का इस्तेमाल करके क्या मुख्यमंत्री इस तरीके से उनकी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर सकती है। जनता को इसके बारे में सोचना है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल